एक और जहां विश्व भर में कई लोगों ने अपने जो प्रियजन थे कोरोना के कारण उन्हें खो दिया, वहीं कई ऐसे परिवार भी हैं जो आज भी कोरोना की मार झेल रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य अमले की जिम्मेदारियां जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। वहीं भारत में जो है स्वास्थ्य अमले ने अपनी अच्छी छवि पूरे विश्व में बनाई है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी तरह से करके। हमारे बीच में मौजूद हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सर, चाइना के बाद अगर बात करें तो अगर टेस्टिंग के मामले में हम दूसरे नंबर पे हैं, क्या स्थिति है? मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा। जब से वो सरकार में आए हैं उन्होंने इस देश को विश्व के अलग अलग स्तर पर नेतृत्व करने के लिए तत्पर किया है। चाहे योग की बात हो, आज दुनिया का लीडर है हिंदुस्तान। चाहे लोकतंत्र को सशक्त करने की बात हो, इस देश ने पूरी दुनिया का नेतृत्व किया है। कोरोना महामारी जो कि एक वैश्विक महामारी है जिसको लेकर पूरी दुनिया हिली हुई है, उसमें भी जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार ने काम किया, एक बार पुनः कोरोना संकट को भी पूरी तरह से निजात पाने के लिए इस देश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि जो हमारी परिस्थितियां हैं, 137 करोड़ का देश, और उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं कांग्रेस के सरकार के समय से कम थी, हमें ये कहने में कहीं संकोच नहीं है। पर केंद्र की सरकार ने लगातार काम किया और उसी का परिणाम निकला कि चाहे लॉकडाउन को साइंटिफिक तरीके से लगाना, लॉकडाउन के बाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी को फिर से शुरू करना, स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन करना, इस सब में मोदी जी की सरकार ने तो दुनिया के सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया ही किया। पर उसके साथ ही हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि वैक्सीन बनाने में भी हिंदुस्तान ने जो काम किया शायद दुनिया में और कहीं नहीं हुआ। और मैं ये ताकत के साथ कह सकता हूँ कि ये सुनिश्चित होगा कि आगे आने वाले समय में वैक्सीन के मामले में भी हिंदुस्तान पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा और इसका पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है। सर, जिस तरह से कोरोना काल के बीच ही आपको चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या चुनौतियाँ देखी हैं अभी तक और आगे क्या चुनौतियाँ देखने को मिलेंगी? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। इस समय पर निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग था और उसकी जिम्मेदारी मुझे दी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच यही है कि कोरोना का संकट हो या कोई और बात, जनता की सेवा करना हमारा लक्ष्य है। और मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई दूंगा कि सही मायने में उन्होंने कोरोना संकट के निदान के लिए जिस प्रकार से तत्परता के साथ सरकारी अमले को लगाया, जिस प्रकार से बिना शुल्क के मुफ्त में लोगों को इलाज उपलब्ध कराया, जिस प्रकार से हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का एनहेंसमेंट किया, उसका उन्नयन किया, जिस प्रकार से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी सरकार के में अधिग्रहण करके जिस प्रकार से पूरे इलाज को सुव्यवस्थित किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, कोरोना तो जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तभी शुरू हो गया था, पर उन्होंने इस विषय में कोई काम नहीं किया। कांग्रेस की सरकार ने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ जी तो आईफा अवार्ड आयोजित करने में लगे रहे, कोरोना को लेकर उन्होंने कोई काम नहीं किया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश में केवल 60 लोगों का कोरोना टेस्ट होता था। आज शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में 35,000 लोगों का टेस्ट हो रहा है। क्योंकि इस बीमारी का सबसे प्रथम पहलू है कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट। जितना जल्दी पता लगेगा उतना ही लोगों के ठीक होने की संभावनाएं बढ़ेगी। हम 35,000 लोगों का रोज़ टेस्ट कर रहे हैं। हमने हर जगह वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई, चाहे मेडिकल कॉलेज हो चाहे जिला अस्पताल हो। हमने पूरी तरह से कोरोना के इलाज के लिए अलग बिस्तर की व्यवस्था की, ऑक्सीजन की हमने व्यवस्था की, हमने ऑक्सीजन लाइन लगभग सब जगह डाल दी। ऑक्सीजन की कमी ना पड़े उसके लिए शिवराज जी ने एक अलग से टास्क फोर्स बना दी। हर स्थान पर कोरोना को लेकर जो काम शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुआ, शायद देश में बहुत कम स्थानों पर हुआ। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, उन्हें साधुवाद करता हूँ। सर, ये तो हो गई कि आपने काम बहुत किए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी हो गए या कांग्रेस हो गई, अभी भी आरोप लगा रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाने में देरी हुई है। पैसा कहाँ गया कोरोना का पूरा? मुझे बड़ा आश्चर्य, जब लॉकडाउन लगा था तो राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि लॉकडाउन गलत है, अब वो ये कह रहे हैं लॉकडाउन लगाने में देर हो गई। देखिए, जब कोई व्यक्ति सोया है तभी उसको उठाया जा सकता है। जो सोने का नाटक कर रहा है उसको उठा कैसे सकते हैं? दिग्विजय सिंह जी कुछ समझना ही नहीं चाहते तो उनको समझाया कैसे जा सकता है? और दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि मध्य प्रदेश के राजनीतिक क्षितिज पर भूली बिसरी कहानी है, इसलिए अपने आप को चर्चाओं में बने रखने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान उनके वक्तव्यों पर देना नहीं चाहिए। सर, आप पहले सिविल इंजीनियर की भी आपके पास उपाधि है, आप पार्षद भी रहे हैं, लगातार आप ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए रहे हैं। क्या जर्नी है आपकी अगर बात करोगे तो?
क्या जर्नी रही आपकी अभी तक, अगर बात करूँ तो किस तरह से सिविल इंजीनियर से? नहीं, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे पिता के आशीर्वाद से मैं समाज सेवा में आया। निश्चित रूप से मेरे पिता कैलाश सारंग जी का मुझे मार्गदर्शन भी मिला, वो मेरे गाइड एंड फिलोसोफर थे। उन्होंने समाज सेवा में मुझे आगे लेके आए और पार्टी नेतृत्व में मुझे जिम्मेदारी दी है। आगे ये सब अच्छा रहे, यही कामना है। सर 3 बार आप नरेला क्षेत्र से विधायक हैं, अभी भी हैं। हज़ारों बहनें हर साल आपको राखी बांधती है। कोरोना का समय है, आगे क्या उन बहनों के लिए करने के? देखिए, इस बार तो कोरोना संकट के कारण हम राखी के कार्यक्रम हम नहीं कर पाए, पर बहनों की शुभकामनाएं मिली। वर्चुअली हमने लोगों को बहनों को शुभकामनाएं दी, उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। आगे हमें ऐसी उम्मीद है कि जल्द जल्द कोरोना समाप्त होगा तो कार्यक्रम जिस स्तर पे होते थे वैसे ही होंगे। सर विकास के क्या काम अभी नरेला क्षेत्र में है? नरेला विधानसभा में देखिए, हमने समग्र और समुचित विकास किया है। हमने एक एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाया, हमने एक एक क्षेत्र की रोड का निर्माण कराया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश में पानी का संकट हो सकता है, पीने का पानी का, पर नरेला विधानसभा में भीषण गर्मी में भी हम पानी उपलब्ध कराते हैं। हमने अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाया, क्योंकि भोपाल का सबसे निचला स्तर नरेला विधानसभा है। जरा सी भी ड्रिजलिंग बूंदाबांदी होती है तो नरेला विधानसभा में बाढ़ के हालात बन जाते थे। हमने 150 करोड़ रुपए के नाले नाली का निर्माण कराया, जिसके कारण 2 साल से 1 इंच भी पानी हमारे क्षेत्र में नहीं भरा। हमने 5 फ्लाईओवर बनवाए, किसी एक विधानसभा में 5 फ्लाईओवर शायद देश में कहीं नहीं बने होंगे। हम कॉलेज लेके आए, हम 2 हॉस्पिटल लेके आए, हमने पार्कों की सीरीज़ बनाई। समुचित विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पैसे का सदुपयोग, ये हमने किया। मुझे प्रसन्नता है कि नरेला विधानसभा, हम ताकत के साथ कहते हैं कि देश में सबसे तेज़ गति से विकसित होने वाली विधानसभा है। सर अगर बात करें चिकित्सा शिक्षा विभाग की, तो हमीदिया कॉलेज में अभी जिस तरह का मामला देखने के लिए मिला था, उसको लेकर क्या आपने बैठक भी की है, क्या कुछ निर्णय निकले? देखिए, सरकारी अस्पताल हों, चाहे वो मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हों या जिला स्तर पर हो, सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का है और उसी काम में हम लगे हैं। क्योंकि मेडिकल कॉलेज का अस्पताल जो है वो किसी भी शहर में, किसी भी ज़िले के लिए टर्शरी केयर का एक बड़ा केंद्र होता है, तो निश्चित रूप से उस पर दबाव भी बहुत होता है। हमीदिया हॉस्पिटल में लगभग हर महीने में 30,000 पेशेंट आते हैं। वहाँ की व्यवस्थाएं सुचारू हो सके, इसकी हम पूरी प्रयास कर रहे हैं और हमें उसमें सफलता भी मिल रही है। चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, पर उसको हम पार करेंगे। सर जिस तरह से सॉफ्टवेयर भी आप डेवलप कर रहे हैं बिजली को लेकर वहाँ पर, ताकि देखिए, जो अभी अभी सूचनाएं मिली हैं, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे फायर का मामला हो, या और जो भी सेफ्टी और मेजर्स हमें लेना है, उस पर हमने सभी में ऑडिट कराने की और उनकी समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि आजकल आईटी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम बहुत जगह चेक और बैलेंस कर सकते हैं। तो हमने निर्देश दिए हैं कि हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जो भी तकनीक का हम उपयोग कर सकते हैं वो हम उपयोग करें। सर शहडोल में भी अभी तक तकरीबन 30 बच्चों की मौत हो चुकी है, क्या उस और कदम बढ़ाएं? देखिए, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होना हम सबके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब कारण कुछ भी हो सकता है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि सरकारी अस्पतालों में सुचारू व्यवस्था हो, जिससे इस तरह की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसकी तो आप बात कह रहे हैं। वहीं डॉक्टरों को अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ डॉक्टर ही करेंगे, मैनेजमेंट का कोई काम है वो नहीं करेंगे। समीक्षा बैठक भी हुई है। देखिए, एक नई थ्योरी पूरे दुनिया में आई है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक अलग विंग है, एक अलग विधा है। उसमें इलाज करना सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु उस इलाज की व्यवस्थाएं को आयोजित करना एक अपने आप में एक मैनेजमेंट का एक बड़ा सब्जेक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है और हमारे विभाग ने ये निश्चित किया है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लेकर हम उसी विधा के लोगों को आगे लेके आएंगे, जिसमें डॉक्टर्स अपना इलाज अच्छे से कर सकें और हॉस्पिटल का जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में प्रोफेशनल तरीके से हो सके। सर काफ़ी कोशिशें की गई है, लेकिन कोरोना के मामले अभी भी उतने ही, आज भी जैसे अगर बात करें 219 मामले आज भी सामने आए। देखिए सीधी बात है, संक्रमण का ये बीमारी है, केवल हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में, केवल मध्य प्रदेश नहीं, हर जगह कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ठंड एक बड़ा कारण है, पर उसके साथ साथ लोगों में जन जागरण भी बहुत ज़रूरी है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक केवल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका इलाज है, क्योंकि संक्रमण से आता है, ड्रॉपलेट से ये बढ़ता है। तो हम सबको सहूलियत रखनी चाहिए। मैं समाज के सभी नागरिकों को आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये निवेदन करूंगा
कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जहाँ तक जब ज़रूरत ना हो ज़्यादा गैदरिंग इकट्ठी ना हो, अपने काम को इस ढंग से करें जिससे कि हम और हमारा परिवार इस संक्रमण से बच सके। सर, जिस तरह से अभी नर्सेस को लेकर भी कुछ दिक्कतें आई थी, साथ ही साथ आपने चिकित्सा जो शिक्षा के लिए जो भी कॉलेजेस हैं उनको भी खोला है, क्या है पूरी तैयारी? देखिए, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का सपना है, नीति आयोग का ये निर्देश और शिवराज सिंह चौहान जी ने इस पर काम किया है कि मध्य प्रदेश के हर ज़िले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो। इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें ऐसी उम्मीद है कि हम इस लक्ष्य को पाएंगे। सर, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी, जिस तरह से आपने बताया है, मास्क को लेकर लगातार अवेयरनेस के लिए भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और वही चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। अभी तक की अगर बात करूँ तो कितनी कार्रवाई हो चुकी है और आगे क्या? नहीं, देखिए, अलग अलग ज़िलों में प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि जन जागरण सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। चालान हमारे लिए बहुत मुद्दा नहीं है, मुआवजा किसी से पैसा वसूल करना ये मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा यह है कि लोगों का जन जागरण हो और उसके लिए अलग अलग ज़िले स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सर, अब अगर कोरोना वैक्सीन की कोवैक्सीन ट्रायल जो है वो चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में थर्ड जो उसका ट्रायल है वो अब चालू हो चुका है। आप खुद भी गए हैं, आपने खुद ने निरीक्षण किया है, क्या कुछ खामियां लग रही है और कब तक लग रहा है किया जाए? देखिए, कोई खामियां नहीं है, ये एक पूरा जो उसका प्रोटोकॉल है ट्रायल का, उस हिसाब से ट्रायल हो रहा है। और क्योंकि ये थर्ड फेज़ का ट्रायल है, इसके बाद ऐसी उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल होता है तो वैक्सीन आएगी। पर मैं फिर कहूँगा कि ये नरेंद्र मोदी जी को बधाई है कि उनके नेतृत्व में हम इस स्थान तक पहुँचे कि हम थर्ड ट्रायल तक करने की स्थिति में हैं। मुझे लगता है सफल होगा और हम सबको वैक्सीन मिलेगा। पर उसके साथ साथ जो केंद्र सरकार के हमें निर्देश है, मध्य प्रदेश सरकार को, क्योंकि वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है तो उसके साथ साथ लगाना भी बड़ा काम है। उस लगाने के जो भी व्यवस्थाएं उसको चौक चौबंद हमने कर दिया। एक कोल्ड चेन हमें डेवलप करनी थी, वो कोल्ड चेन मध्य प्रदेश में हमने डेवलप कर दी है। वैक्सीन को लगाने के लिए जिन वॉलंटियर्स की हमें लिस्ट देनी है वो हमने केंद्र सरकार को पहुंचा दी है। फेज़ वाइज ये वैक्सीन आए और लगे, इसकी हमने सब व्यवस्थाएं की। सर, आपने खुद ने निरीक्षण किया, आपने भी ये बात कही है कि जन जागरण की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, जब वैक्सीन का या किसी भी दवाई का ट्रायल होता है तो उसमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है। वॉलंटियर को आगे आना पड़ेगा। जब ट्रायल होगा, जब तक व्यक्ति आगे नहीं आएगा तो ट्रायल सफल नहीं होगा। इसलिए सभी को आगे आना चाहिए और ये ज़रूर है कि उसकी सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ले ले, उसके क्या इफ़ एंड बट्स हैं उसकी जानकारी ले ले। पर समाज को आगे तो आना पड़ेगा, जभी तो ट्रायल होगा, जभी तो वैक्सीन आएगी। सर, समाज को आगे लाने के लिए, जन जागरण के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कदम उठा रहा है? हमने अलग अलग स्तर पर इसके लिए एक प्रोग्राम चलाए हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी ट्रायल के लिए आता है सबसे पहले उसकी काउंसलिंग होती है। उसको ये बताया जाता है कि इसके क्या फ़ायदे हैं और उससे ये भी आग्रह किया जाता है जो वैक्सीन लगवा लेता है, जो ट्रायल में शामिल हो जाता है, कि वो अपने परिवार, अपने मित्र और अपने आसपास के लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। सर, जिस तरह से ये देखा गया है कि कोवैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो जो गर्भवती महिलाएं उन्हें नहीं लगेगा और कई ऐसे अगर पैरामीटर्स हैं तो क्या पैरामीटर्स है, थोड़ा अगर विस्तार से बता पाएं? देखिए, मैंने जैसा कहा कि ये एक स्टडी का विषय है, ये रिसर्च से जुड़ा हुआ विषय है। इसके जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ट्रायल हो रहा है तो ऐसे लोगों को भी लगाया जाता है जिससे उनको कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, जो ख़राब इफ़ेक्ट ना पड़े। सर, इसके साथ ही ये भी मामला है कि जैसे कोरोना जिनको हो चुका है उन्हें भी ये वैक्सीन नहीं लग पाएगी? नहीं, उसके अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, ऐसा नहीं है। प्रोटोकॉल जो है उसका पालन है। सर, अगर अभी हमीदिया की बात करें तो हमीदिया में एक नया मामला आ रहा है जहाँ पर जीएमसी में जो डॉक्टर्स रह रहे हैं उनका छात्रावास तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी फीस भी पे कर दी गई, लेकिन अभी भी लोगों को वहाँ पे नहीं रहने मिल रहा, इस कारण काफ़ी अव्यवस्था बन रही है। देखिए, दो बातें हैं, कोई अव्यवस्था नहीं है। इन सब चीज़ों की ये तो न्यूज़ का विषय हो सकता है, प्रशासन देख रहा है। मैंने भी निर्देश दिए, जहाँ जहाँ हॉस्टल कंप्लीट हैं, जहाँ फर्नीचर आ गया, सब कुछ है, वहाँ पर शुरू हो जाएंगे। सर, आखिरी सवाल, लोगों से क्या कहना चाहेंगे, अवेयरनेस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि वैक्सीन के आने तक हमें सहूलियत रखनी पड़ेगी, हमें स्वयं अनुशासन से काम करना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम मास्क का उपयोग करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम बिना किसी बात के भीड़ इकट्ठी ना करें, हम एक दूसरे की रक्षा के से ही अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अपने परिवार को बचाएं
और प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे बीच विश्वास सारंग जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीन भले ही तैयार हो रही है, थर्ड फेज़ चल रहा है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ सकती है तब तक हमें मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजेशन करना होगा और जो भी कोरोना की जो भी गाइडलाइन है उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है।